नमस्कार मित्रों, नवनिर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास मौलिक अधिकारों की क्लास है। वैसे तो हमने ये टॉपिक कर लिया है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इन शॉर्ट करा रहा हूं, छोटे में करा रहा हूं। देखिएगा, आपको इसमें मज़ा आएगा। मित्रों, सबसे पहले एक काम करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने शुभचिंतकों तक पहुँचा दीजिए। देखिए, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। इन्हें भाग 3 में रखा गया है। इन्हें अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। पहली बात है, ये हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं, किसी और ने नहीं दिया है। भारत के संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। दूसरी बात है, ये जीवन के लिए मूलभूत होते हैं, अर्थात इनके बगैर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारे जीवन का रस खत्म हो जाएगा। इसलिए इन मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मूलभूत होते हैं। राज्य इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स है, वहां से प्रेरित हैं। ये राज्य के विरुद्ध गारंटी है, किंतु अत्यंतिक नहीं है। राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता, इसके प्रति गारंटी है। लेकिन अत्यंतिक मतलब ये ऐसे नहीं है कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इन पे कोई कर्बिंग नहीं हो सकती। राष्ट्रहित में एवं लोकहित में इन पर रोक लगाई जा सकती है। याद रखना है, राष्ट्रहित में और लोकहित में इन पर रोक लग सकती है। अगर आवश्यकता हुई राष्ट्रहित में और लोकहित में तो इन पर रोक लग जाएगी। ये राज्य के विरुद्ध है, साथ ही साथ व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। राज्य के भी विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध हैं। व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? अनुच्छेद 5 क्लॉज 2 15 क्लॉज 2 सॉरी अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में दिया गया है। मित्रों, आप कॉपी पॉइंट लेकर बैठना, ये बड़ी क्लास हो सकती है और आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा। तो 15 क्लॉज 2 में दिया गया है कि कोई भी लोगों को तालाबों पर, मंदिरों पर, सड़कों पर, दुकानों पर जाने से नहीं रोक सकता है। व्यक्ति के विरुद्ध है ये। 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता करेगा उसको दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। ये सब व्यक्ति के विरुद्ध हैं। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब है कि जब कभी भी आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकारों को भी हटाया जा सकता है, और लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं हटाया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, हम आगे करेंगे दोस्तों। देखिए आगे, कुछ सकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार, कुछ नकारात्मक होते हैं। पहले देख लीजिए सकारात्मक मौलिक अधिकार कौन से। अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार सकारात्मक है, 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हैं। जो नकारात्मक है उन्हें देख लीजिए, 14, 15, 16, 21। 14 में आपको मालूम है विधि की समानता है कि विधि की समानता से किसी को भी राज्य रोकेगा नहीं। 15 में कोई विभेद नहीं है। 16 में अवसरों की समानता से किसी को नहीं रोका जाएगा। 21 में किसी के प्राणों को नहीं लिया जाएगा, उससे उसकी जो प्राण और देह की स्वतंत्रता है उसे छीना नहीं जा सकता, इसलिए ये नकारात्मक है। मित्रों, आप इस तरीके की लिस्ट बना लेना। प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठते हैं कि कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है। आगे ये न्याय योग्य है। न्याय योग्य होने का मतलब होता है कि ये ऐसे हैं कि अगर इनको कोई छीने तो हम इनको जारी कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यस, मौलिक अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन टाइम टू टाइम किया भी गया है। यहां से आगे देखिए, आगे के बिंदु देखिए मित्रों। हम लोग कर रहे हैं अब समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद है, देखिए अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। मैंने पहले ही कहा था मित्रों, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना, चाय भी रख लेना, पीने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए अनुच्छेद 14 में मैंने ऐसी चीजें रख दी हैं जहां से आपका प्रश्न सीधे सीधे सही होगा। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिए 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और दिया गया है विधि का समान संरक्षण, दोनों ही चीजें दी गई हैं। इसका उल्लेख है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, यह कंसेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है भारत के संविधान में। नैसर्गिक न्याय और विधि का शासन, मित्रों नैसर्गिक न्याय का मतलब और क्या बोल सकते हैं, नैसर्गिक न्याय को कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, वैसे इससे ही याद कर सकते हैं। नैसर्गिक क्वेश्चन ये बने हैं कई बार, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ पर लगेगा, ये अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता में लगेगा। नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय, नेचर्स लॉ। देखिए इसका मतलब क्या होगा, प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी न्याय होना कैसा चाहिए, कि एक तो न्याय होना चाहिए, साथ के साथ न्याय दिखना भी चाहिए, इसको कहते हैं नैसर्गिक न्याय। और कैसे समझ सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर केस चल रहा है या जिस भी व्यक्ति के बारे में कोई निर्णय दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, पहली बात तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए, दूसरी बात उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। दो बात हो गई नैसर्गिक न्याय के बारे में। तीसरी बात है नैसर्गिक न्याय के बारे में कि जो व्यक्ति न्याय कर रहा है उस व्यक्ति का दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक न्याय में कहा गया है कि ऐसा ना हो कि न्याय वही कर रहा हो जो एक आदमी, एक पार्टी है जिसके पक्ष में न्याय गया है या उससे कोई संबंध नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि न्याय किसी के न्याय करते समय जो जज है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? तो इसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। एक है विधि का शासन, कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन से तात्पर्य होता है कि विधि का एक नियम होता है कि विधि ऐसे बनेगी, यदि विधि उस विधि से बनी है तो ही वह विधि उचित और न्याय संगत मानी जाएगी। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी मित्रों। ये क्लासेस छोटे लेवल के लिए, बड़े लेवल के लिए, सबके लिए हैं, इसलिए मैंने कहा था पेन लेकर बैठें और लिख लें। जैसे मैंने अभी आपको नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय की बात बताई, तो क्वेश्चन यह भी उठ सकता है, उठा है बहुत बार, कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। विधि का शासन कहाँ पर है, कैसे है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। ठीक है मित्रों, तो अब हम आते हैं अपने अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसको लाइक कर दिया होगा, वीडियो को इसको शेयर भी कर दिया होगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अच्छा लगे तो बताया करो, कमेंट किया करो यार, क्वेश्चन पूछा करो। देखिए अनुच्छेद 15 पर आते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ये है 15 क्लॉज 1, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद राज्य नहीं करेगा। 15 क्लॉज 2 में कहा गया है कि दुकान, सड़क आदि पर, धर्मशाला में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जिनमें सरकार का पैसा लगा है, किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जाएगा, उसे कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 में कहा गया है कि स्त्री एवं बच्चे, स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। यदि स्त्रियां मजबूत नहीं है, बच्चों को कोई दिक्कत है, बच्चों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए, उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं अलग से। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, इसमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई है। 15 क्लॉज 5 में निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है। यहाँ पर सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात है, 15 क्लॉज 5 में निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ताकि वो जो मुख्य धारा है समाज की उसके बराबर आ सकें।
ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान में। अब देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। दोस्तों अवसर की समानता का मतलब है जब आप सरकारी नौकरी देखने जाएं तो सबको समान अवसर होने चाहिए, ऐसा कहा गया है इसमें। तो अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 सरकारी नौकरी में समानता होगी। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 धर्म मूल वंश, इसी तरीके से यहाँ पे 5 दिए गए हैं, यहाँ पर 7 दिए गए कि उनके आधार पर नौकरी देने में किसी भी प्रकार का विभेद सरकार नहीं करेगी, सबके साथ समानता का व्यवहार करेगी सरकार। क्लॉज 16 क्लॉज 3 में कहा गया है निवास के आधार पर लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है किसी राज्य में, अगर किसी राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है सरकारी नौकरियों में, तो वहाँ के लोगों को निवास के स्थान पे आरक्षण दिया जा सकता है। 16 क्लॉज 4 पिछड़े वर्गों को आरक्षण। इसमें कहा गया है पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही यह बताएगा कि किस जाति के लोगों को आरक्षण की जरूरत है और वो पिछड़े हुए हैं। आपको याद होगा मंडल आयोग, जिसके आधार पर अब आरक्षण है। 16 क्लॉज 4 का के इसमें दिया गया है प्रोन्नति में भी आरक्षण। इसका मतलब है नौकरी लगने के बाद जब प्रमोशन होगा उसमें भी आरक्षण की बात कही गई है 16 क्लॉज 4 में। ठीक है मित्रों, अब आता है अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। यहाँ पर ये मैंने लाइन डाली है एक कि जिसमें पूछा जाता है कि सामाजिक समानता निम्न में से कौन से अनुच्छेद के माध्यम से लाई जाती है। तो अनुच्छेद 17 उसका होता है, मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है इस पे, आप भी लिख लेना। अनुच्छेद 18 देखिए उपाधियों का अंत। इसमें 2 क्लॉज हैं, राज्य सेना और विद्या के सिवाय कोई और उपाधि नहीं देगा। राज्य सेना की उपाधियां दे सकता है और विद्या की उपाधियां दे सकता है। कोई भारतीय विदेशों से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा अपने मन से। यहाँ तक की बातें कही गई। अब हम आते हैं अगले पहलुओं पर। यहाँ से आगे की चीजें देखिए मित्रों, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, कॉपी पेन लेकर आप बैठे होंगे, लिख रहे होंगे। देखिए अब यहाँ से हम आप आगे करते हैं, अनुच्छेद 19 को उठाते हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की बात है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक रखा गया है। तो हमें कैसी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ अब 6 कैसे हैं। पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई आदमी बोल सकता है और अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को कहाँ रखा गया है, तो उत्तर होगा यहीं पर है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता को कहाँ पर रखा गया है, याद रखना है 19 कै में रखा गया है प्रेस की स्वतंत्रता को। दूसरी बात है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के, बिना शोर मचाए आप सम्मेलन कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब आप अपना कोई संगठन बना सकते हैं। आने जाने की स्वतंत्रता मतलब आप संपूर्ण देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। कुछ निश्चित निर्बंधनों के साथ इसमें कुछ सीमाएं हैं। आप हर वक्त नहीं जा सकते और हर स्थान पर नहीं जा सकते, घूमने जा सकते हैं। निवास कर सकते हैं किसी भी स्थान पर, आप किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। 19 में रखी गई थी संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। यही 7वीं स्वतंत्रता थी पहले, अब इसे हटा दिया गया है। यह मौलिक अधिकार होता था, जिसे अब अनुच्छेद 19 300A में रखा गया है। तो अब देखिए ये अगला है 19 व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर मित्रों। देखिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर दोष सिद्ध किए गए हैं, तो सजा बोली गई है, तो उस आदमी को कौन कौन से
संरक्षण प्राप्त होंगे। याद रखना ये वही अनुच्छेद है 20 जिसको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। केवल 2 ही अनुच्छेद हैं। देखिए पहला है कार्योत्तर विधि में संरक्षण। कार्योत्तर विधि में संरक्षण का मतलब ये है, पहली बात तो इसका मतलब बड़ा विस्तृत तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को तभी दंड दिया जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने अपराध किया है? तो यह ऐसे पता चलेगा कि उस दौरान प्रचलित कानून के आधार पर जो काम उसने किया था वह अपराध था। उसने कोई ऐसा काम किया जो उस समय के प्रचलित कानून के आधार पर अपराध था, इसी का तब उसे दंड दिया जाएगा। इसी का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को दंड तभी दिया जाएगा जब उसने कोई अपराध किया हो, प्रचलित कानून के नजर में वो अपराध हो, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। आप पेन पेंसिल से लिख लेना। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, उसको केवल एक ही बार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 में आत्म अभिशंसन से संरक्षण है। अब आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आप सबूत दीजिए। ठीक है, इसी में विभिन्न प्रकार के ये मना किया गया है कि ब्रेन टेस्ट होगा, विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं, लाइट डिटेक्टर टेस्ट वगैरह है, इसी के अंतर्गत आते थे। वो कुछ को निकाल दिया गया है, कुछ को अब भी रखा गया है। अनुच्छेद 21 में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बड़ा विस्तृत है। पहला है शारीरिक स्वतंत्रता। कई बार पेपरों में आया है, निशान लगा देता हूँ। शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 21 में। नैसर्गिक न्याय दोबारा एक बार और उल्लेख किया गया था। प्राकृतिक न्याय यहाँ भी होना चाहिए। किसी के प्राण अगर लिए जाए तो उसको नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय की स्वतंत्रता होगी। दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है ये। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत है ये यहाँ पर। तो किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्राणों को लिया जा सकता है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। अब वो विधि कैसी होनी चाहिए? विधि युक्त होनी चाहिए, विधि न्याय संगत होनी चाहिए। विधि मतलब कानून, ऐसी बात इसमें कही गई है। अगर वो युक्त नहीं है, अगर वो न्याय संगत नहीं है, अगर वो ऋजु नहीं है, अगर वो फेयर एंड स्क्वायर नहीं है, तो वह विधि नहीं मानी जाएगी और उसके दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 के ये हमारे मौलिक अधिकारों का अंग पहले नहीं था। इसे 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये इसमें दिया गया शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मैंने बताया था आपको, मालूम होगा, उम्मीद है आपके चेहरे खिल गए होंगे। ये कब मिला मुझे लिख के बताना। आप लोग अनुच्छेद 21 के कब जारी हुआ भारत में, मुझे लिख के बताना। मैं समझ जाऊंगा वह छात्र अच्छी तरह तैयारी कर रहा है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको कौन कौन से अधिकार होंगे? तो उसको 3 अधिकार होंगे। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। उसे ये अधिकार होगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात, वकील कर सकता है, वो अपनी पसंद के विधि विशेषज्ञ से सलाह मांग सकता है। 3 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस 24 घंटे में आने जाने का समय शामिल नहीं है मित्रों। इन सारी चीजों को तुमको ठीक से याद करना है। अब आते हैं हम अगली चीजों पर। आओ मित्रों यहां से आगे की चीजें करते हैं जहां तक हमने कर लिया था। देखिए अब है अनुच्छेद 23। ये जो अनुच्छेद 23 से सेक्शन शुरू होता है, अनुच्छेद 23 से सेक्शन को रखा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में।
तो अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 23 में कहा गया बलात्श्रम निषेध होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति से फोर्सफुली काम नहीं कराया जाएगा, बलात्श्रम। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है? दास प्रथा खत्म होगी, बेगारी नहीं कराई जाएगी, मनुष्य का वस्तुओं की क्रय विक्रय नहीं होगा, अनैतिक व्यापार नहीं होगा। किसका अनैतिक व्यापार नहीं होगा? महिला एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार नहीं होगा, बंधुआ मजदूरी समाप्त होगी। इन सारी चीजों को शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में रखा गया है। उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 24 देखिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को जोखिम भरे कामों में, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, जहां पर जाकर कि उनके स्वास्थ्य को हानि हो और उनका बहुमूल्य समय बर्बाद हो। ये किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। इसके बाद आता है अगला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 को लिया गया है। देखिए इसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और आचरण की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट आपको याद करना है मित्रों। धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी और धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो सिख लोग हैं वो कृपाण क्यों रख सकते हैं? कृपाण का अधिकार होता है क्योंकि जो कृपाण है उनके धर्म में आचरण की तरह है, वो आवश्यक चीज हो गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात धार्मिक कार्य करने के लिए जो पैसा खर्च होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 में दिया गया है कि जो भी संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण बात है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो 29 और 30 में। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेगा, जैसे उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 31, यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। अनुच्छेद 19 के में भी था, यस, और अनुच्छेद 31 में भी था, इसको खत्म कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ख। इनको पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 क का जो प्रावधान किया गया, इसका उद्देश्य था भूमि सुधारों को वैधानिकता देना। याद रखना, अनुच्छेद 31 के द्वारा भूमि सुधारों को और जमींदारी उन्मूलन को वैधानिकता दी गई। और अनुच्छेद 31 ख के द्वारा अनुसूची संख्या 9 जोड़ी गई। याद होगा हमारे संविधान में प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब हैं 12 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 31 ख जोड़ा गया, उसके द्वारा अनुसूची संख्या 9 जोड़ी गई। या फिर आप कह सकते हैं अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ख का जो दोनों का संबंध है, और अनुच्छेद इसका संबंध जो है भूमि सुधारों से संबंधित था, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। अनुसूची 9 क्या है? अनुसूची 9 एक ऐसी अनुसूची है जिसमें रखे गए विषयों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 31 ग, तो देखिए अनुच्छेद 31 ग के द्वारा क्या किया गया मित्रों? अनुच्छेद 31 ग के द्वारा कहा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। कहा गया कि जब नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कोई कानून संसद बनाएगी
तो मौलिक अधिकारों को उनके बीच में नहीं आना होगा। यहीं से पैदा हुआ था कि अनुच्छेद 31 गय के द्वारा ही ये बात हुई थी कि कानून बनाने की जो आधारशिला है वो अनुच्छेद वो नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो कहा गया था कि जब भी कानून बनाए जाएंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए, तब अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए प्रावधानों को दरकिनार किया जाएगा, गौर नहीं किया जाएगा। यहाँ से आगे की बात करते हैं। देखिए मित्रों, जो अब इसकी अंतिम चीजों की तरफ हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बात कही गई है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उन्हें कम करता है या न्यून करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत ये अधिकार होगा कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। पहली है परमादेश, इसे कहते हैं मैंडमस। दूसरी है प्रतिषेध, इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। तीसरी प्रतिषेध प्रोहिबिशन। चौथी उत्प्रेषण, इसे कहते हैं सर्शियरी। अधिकार रक्षा को कहते हैं को वारंटो। देखिए इनके कुछ अर्थ होते हैं, इन अर्थों को मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर के साथ प्रस्तुत करो। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। उत्प्रेषण का अर्थ है पूर्णतया सूचित करना। और अधिकार रक्षा लेख का मतलब है आपका अधिकार क्या है। इनको मैंने एक वीडियो में अलग से समझा रखा है। अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को आप सर्च कर लें और उस वीडियो में ये सारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा क्या है, आपको ये भी याद करने हैं। ये इनके अर्थ और इनका ये इनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं और इनका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ ये पूछा जाता है पेपर में। अब देखिए अनुच्छेद 33 में कहा गया है, अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि फोर्स, सुरक्षा बल जो होते हैं, फोर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है। बहुत जगह आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 33 में है फोर्स, पुलिस या इंटेलिजेंस लोगों के अधिकारों में उनको वो सारी स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं जो आम नागरिक को अर्थात हम तुमको हैं। तो उनके मौलिक अधिकार क्या होंगे, वो अनुच्छेद 33 में दिए गए हैं। कहीं पर यदि मार्शल लॉ लगा है, सैनिक लॉ होता है मार्शल लॉ, तो उसके दौरान मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति होगी, ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है मित्रों। अनुच्छेद 34 में दिया गया, अनुच्छेद थोड़ा गलत हुआ सर, अनुच्छेद 34 में दिया गया मार्शल लॉ के विषय में। अनुच्छेद 35 में दिया गया है संसद का कानून, मौलिक अधिकारों पर कानून बनाना संसद द्वारा, ये संसद का अधिकार है। संसद का अधिकार, मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के विषय में कि ये दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही होगा और कहाँ कहाँ कानून बनाएगी इसका उल्लेख है यहाँ पर। अब प्रारंभ के 2 अनुच्छेद रह गए थे मित्रों। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य शब्द का उल्लेख है। राज्य क्या होगा? राज्य का मतलब होता है सरकार और सरकार की सभी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जिन्हें सरकार ने स्थापित किया है या जो संस्थाएं सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त कर रही हैं। तो शुरू से संसद से लेकर और सबसे छोटी ग्राम पंचायत तक ये सब राज्य की श्रेणी में आती हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दिया गया है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को न्यून करता है या मौलिक अधिकारों को कम करता है। अगर वह ऐसा कोई कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर सकती है। यह अनुच्छेद 13 में दिया गया है। इस प्रकार मित्रों आज की क्लास में हमने पूरा भाग 3 को पूरा किया है और ये एक क्विक रिवीजन था। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अंत में मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अपने शुभचिंतकों तक पहुंचाएं, आप यूज करें, पेन पेंसिल लेकर इनको ठीक से नोट कर लें, आप कंटेंट पर ध्यान दें। बहुत कोशिश की जा रही है निर्माण की तरफ से आपको मदद करने के लिए। सभी SI, SSC, GD
और पटवारी या अन्य परीक्षाओं में सबके लिए आप मौलिक अधिकार मैंने करा दिए हैं। आप इनके नोट्स बनाएं, इन्हें याद करें, बार बार रिवीजन करें। कोई दिक्कत है तो हमसे पूछें, कमेंट करें मित्रों। क्लास खत्म करते हैं, धन्यवाद।